गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है, जी आयनु कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं सभी का। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग है सभी को। शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आज वापस आगाज करते हैं केमिस्ट्री का। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे चलेंगे हम लोग। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से। हाँ, सभी को टीचर्स डे की मेरे प्यारे साथियों शुभकामनाएं हो। आप लोगों ने दी थी, है ना। तो आज हम लोग आपसे जुड़े हैं, तो कल आपसे जुड़ नहीं पाए। तो मेरे प्यारे साथियों सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आप लोगों को भी मेरे प्यारे साथियों तहे दिल के साथ में हम लोग दुआ करते हैं कि जो भी सपने तुम लोगों ने देखे हैं वो तो आप लोगों के सपने साकार हों। जी हाँ, तो आइएगा, जुड़ जाइए। वेलकम है सभी को मेरे प्यारे साथियों। गुड इवनिंग है सभी को मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था हमारा, लेसन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। और पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने ये आपको बात बताई थी कि ये चैप्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर चैप्टर रहने वाला है हमारा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग उसी चैप्टर को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों टेबल के बारे में डिस्कस किया था। इस टेबल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है पूरे चैप्टर के अंदर। कई चीजें जो हमने छोटी क्लासों में शॉर्ट में पढ़ी थी, उन चीजों को थोड़ा लॉन्ग टर्म लेकर के अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जिस शख्स को ये टेबल अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गई, तो मेरे प्यारे साथियों समझ लेना कि केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो उसके हाथों में, उसकी मुट्ठी में है ना। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इस टेबल को अच्छी तरह से डिस्कस करना है हमें। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, जल्दी से मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सिंगल एटम होता है या फिर हमारा सेम डाई एटम के फॉर्म में पाए जाते हैं, वो हमारा एलिमेंट्स होगा। एंड आफ्टर हमने डिस्कस किया कि नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग जो स्टडी करने के लिए हम लोगों को जो मिलते हैं मेरे प्यारे साथी, वो 112 स्टडी करने के लिए हमें मिलते हैं, है ना। फिर हमने डिस्कस किया कि तत्वों को क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया जाता है। देन हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स की सभी की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसलिए हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डोबेरेनर था, सेकंड इज दैट न्यूलैंड्स, आफ्टर दैट थर्ड एंड द फोर्थ। फिर हमने उसमें सबसे पहले नंबर 1 डोबेरेनर के बारे में हमने बात सीख ली थी। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, जुड़ जाइए जल्दी से सभी को। गुड इवनिंग है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, सभी के स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो स्कूल में भी आप लोग जाने, और स्कूल में जाने के बाद जब भी आप लोगों को टाइम मिले, शाम को इवनिंग में जब आप लोगों को टाइम मिले, तो साथ में जुड़ने के लिए मेरे प्यारे साथियों आया करो आप लोग। और जल्दी जितने भी है आप लोगों के साथी जल्दी से लिंक शेयर करो, ताकि वो भी अपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जल्दी से जुड़ जाए। हाँ जी, फिर भी डिस्कस हमने किया था कि डोबेरेनर का मतलब क्या होगा। तो डोबेरेनर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहला रूल दिया था। याद रखना, क्वेश्चन सबसे पहला अगर आप लोगों से पुटअप किया जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज द साइंटिस्ट विच क्लासिफाई द एलिमेंट्स, किसने सबसे पहले क्लासिफाई करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट आया था, देन हम लोगों का आंसर होगा डोबेरेनर। एंड अकॉर्डिंग टू द डोबेरेनर वी राइट, we explain, we classify the elements, and according to this theory there are 3 elements are arranged in a series। कितने, एक सीरीज में कितने तत्वों को रखा उसने 3 तत्वों को रखा। एंड आफ्टर दैट उसने कहा कि पहले और तीसरे तत्व का जो मास होता है वो मेरे प्यारे साथियों बीच वाले एटम के क्या होता है, इक्वल होता है। फिर उसने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, है ना, ये हमने थोड़ी डिस्कस की थी। फिर उसने कुछ एग्जांपल लिए थे, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, है ना, उन्होंने एक सीरीज में 3 एलिमेंट रखे, ये लिथियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास, पोटेशियम का एटॉमिक मास। एंड आफ्टर दैट उसने देखा कि पहले का और तीसरे का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा, वो एवरेज हमारे मेरे प्यारे साथियों किसके इक्वल होगा, मिडिल एलिमेंट्स के इक्वल होगा, है कि नहीं। आफ्टर दैट फिर कुछ कमियां आ गई थी उनके सामने। कमियां क्या आ गई थी? कमियां ये आ गई थी कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको एक सीरीज में रखा था, एक सीरीज में रखा था, और एक सीरीज में रखने के बाद पहले एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स, है ना, पहले एलिमेंट्स और सेकंड एलिमेंट्स का जो मास होता है, जो एवरेज होता है, वो मेरे प्यारे साथियों एवरेज मिडिल वाले एलिमेंट्स के बराबर नहीं आया, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये हमारा Mg कैल्शियम ऊपर लेकर के आना, कैल्शियम लिखना, यहां पे कैल्शियम यहां लिखना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम।
तो जब हमने ये देखा कि कैल्शियम का मास और बेरियम का मास जो होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना, कैल्शियम का मास और बेरियम का मास अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट की अगर अपने बात करें तो ये रहा 40 और 137 को अगर अपने ऐड करें मेरे प्यारे साथियों तो ये हमारा आने वाला है कितना, 177, है ना। यदि इसका एवरेज निकालें तो मेरे प्यारे साथियों जो एवरेज जो होगा इसका, वो एवरेज हमारा लगभग कितने आ रहा है, हमारा ये एवरेज हमारा आ रहा है 88 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, लगभग इतना आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये जो एवरेज जो आएगा वो एवरेज मेरे प्यारे साथियों मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, मिडिल एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसका एटॉमिक मास 88.8 होना चाहिए था, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसका एटॉमिक मास 88 नहीं होता, इसका एटॉमिक मास होता है 88। तो 88.5 ना होकर के 88 आया, तो इसका मतलब यह है कि डोबेरेनर की जो थ्योरी थी वो हमारी थ्योरी क्या हो गई, गलत होगी। इसी के साथ अगर मैं आगे और लूं तो क्लोरीन के बाद, ब्रोमाइन के बाद आयोडीन उसने रखा था। क्लोरीन का मास और आयोडीन का मास का एवरेज निकालें तो एवरेज आया था हमारा 81.25, जो एटॉमिक मास होना चाहिए था ब्रोमाइन का, लेकिन ये मेरे प्यारे साथियों ये एटॉमिक मास ब्रोमाइन का नहीं होता, एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 80 होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो डोबेरेनर है वो कुछ हद तक सही रहा, कुछ हद तक ये काफी हद तक सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए हम डोबेरेनर की थ्योरी को आज हम लोग डिस्कस नहीं करते, है ना। कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि ये जो थ्योरी होती है वो केवल और केवल कितने तक अप्लाई होती है, 20 एलिमेंट्स तक अप्लाई होती है। आफ्टर बात हमने बात की मेरे प्यारे साथियों न्यूलैंड्स के बारे में, और न्यूलैंड्स ने क्या कहा, न्यूलैंड्स ने कहा कि एक सीरीज में कितने एलिमेंट रख दो, 8 एलिमेंट रख दो। जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, 7 म्यूजिकल टोन होती है, उसके बेस पर रख दो। तो पहली और 8वां जो सुर होता है वो सेम होता है, पहला सुर और 8वां सुर जो सेम होता है। इसी प्रकार उसने देखा कि जब हम इन एलिमेंट्स को रखें तो पहला एलिमेंट और जो 8वां एलिमेंट था, है ना, पहले एलिमेंट और 8वां जो एलिमेंट था, अगर हम लोग वापस इसको लिखना चाहें तो मेरे प्यारे साथियों वापस शुरू करते हैं अपने। पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बाद में मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट आगे उसने 8 नंबर पे सोडियम रखा उसने, क्योंकि उस टाइम नियोन की खोज नहीं हुई थी, नियोन गैस को डिस्कवर नहीं किया गया था। तो जब उसने देखा कि संगीत के 7 जो सुर होते हैं जिसमें पहला सुर और 8वां सुर सेम होता है, इसलिए 8वें सुर को उसने पहले के नीचे रख दिया। वैसे ही यही बात है हमारी कि जो हमारा पहला एलिमेंट है और वो जो 8वां जो एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर दोनों की प्रॉपर्टी मेरे प्यारे साथियों सेम होती है, इसलिए हम इस 8वें एलिमेंट को बोले तो इस सोडियम को हम यहां पे ना रखकर हम इसको कहां रख देते हैं, हम उसको रख देते हैं मेरे प्यारे साथियों पहले एलिमेंट के नीचे, है या नहीं है, पहले एलिमेंट के नीचे रख देते हैं हम। तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है बात। सोडियम को यहां रख दिया। अच्छा, सोडियम के बाद कौन आता है, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को यहां रख दिया। एंड मैग्नीशियम के बाद बात करें एल्यूमिनियम, देन एल्यूमिनियम को इसके नीचे रख दिया हमने। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन रख दिया, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। इस प्रकार से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अच्छा, क्लोरीन के बाद आता है कौन, क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, लेकिन उस टाइम इसकी खोज नहीं हुई थी। तो हमारा आगे पोटेशियम आएगा। जैसे पोटेशियम आएगा उस पोटेशियम को फिर हम लोग वापस किसके नीचे रख देंगे मेरे प्यारे साथियों, इसके नीचे। अगेन नेक्स्ट कैल्शियम। तो इस प्रकार से इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, न्यूलैंड्स ने क्या कहा, न्यूलैंड्स ने क्या बोला मेरे प्यारे साथियों कि एक सीरीज में यदि 8 एलिमेंट को अरेंज कर दिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। सो ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलर ऑफ group number first elements and the 8th element is similar, so the 8th element is arranged under the first elements। उसको हम किसके नीचे रख देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स के नीचे रख देते हैं। जस्ट सिमिलर
जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी उसके आगे वाले की जैसी होगी, इसलिए उसको आगे ना रख उसको उसके नीचे रख दिया। इसी प्रकार ऐसे ऐसे चलते रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, न्यूलैंड्स ने क्या कहा, सुना मेरी प्यारी बात, अरे मेरे प्यारे लाडू मेरी प्यारे बात सुना थोड़े ध्यान से। क्या कहा मैंने? न्यूलैंड्स कहता है कि भैया आफ्टर एर्थ एलिमेंट के बाद है नहीं, आफ्टर सॉरी सेवंथ एलिमेंट के बाद, 7 तत्वों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो मेरे प्यारे लाडुओ। मैंने क्या कहा? न्यूलैंड्स ने कहा कि 7 तत्वों के बाद वापिस एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होता है। तत्वों के गुणों का जो है वो पुनरावर्तन होता है। पुनरावर्तन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? अरे यार मेरे रसगुल्ले, जो प्रॉपर्टी लिथियम की होगी 7 तत्वों के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो आगे वाला आएगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उसके जैसी होगी, इसलिए हमने लिथियम को सोडियम के नीचे रखा है। तो न्यूलैंड्स ने अपने सीरीज में बताया कि एक सीरीज में 8 एलिमेंट को रख दिया जाए, और पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए 8th एलिमेंट को हम कहां रखेंगे मेरे प्यारे साथियों? पहले एलिमेंट्स के नीचे रख देंगे। और इस प्रकार दूसरी बात इसने कही, क्या कही? कि अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स आफ्टर द 7th एलिमेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिपीट। जो 7 तत्वों के बाद हमारे गुण धर्म जो होते हैं तत्वों के, वो क्या होते हैं? वापस रिपीट होते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं तो साथ में आप भी लिखो मेरे प्यारे साथियों। लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? न्यूलैंड्स के अनुसार, लिखते रहो साथ साथ में, न्यूलैंड्स के अनुसार, न्यूलैंड्स के अनुसार एक श्रेणी में 8 तत्व को व्यवस्थित किया जाए या रखा जाए, रखते हैं, तो प्रथम तत्व व 8वां तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। इसलिए 8वें तत्व को प्रथम तत्व के नीचे व्यवस्थित कर दिया जाता है। या इंग्लिश वाले आप लोग सुनिएगा, लिख रहे हैं आप लोग, क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स इन ए सीरीज 8 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। I again repeat, according to the Newlands in the octet theory, 8 elements are arranged in the series. Then the properties of the first element and the properties of the 8th element will be similar. So the 8th element is arranged under the first element. So the 8th element is arranged under the first element. इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं हम। यदि इसके आगे एक छोटी सी लाइन और लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि न्यूलैंड्स के अनुसार मुझे बताओ, न्यूलैंड्स के अनुसार तत्वों की पुनरावृत्ति कितने तत्वों के बाद होती है? गिव मी द आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दो मेरे प्यारे साथियों। कि न्यूलैंड्स ने क्या कहा था कि कितने एलिमेंट्स के बाद तत्वों की प्रॉपर्टी रिपीट होगी? जल्दी से गिव मी द फर्स्ट आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ। न्यूलैंड्स के अनुसार कितने तत्वों के बाद
गुण धर्मों में वापस पुनरावर्तन होता है, रिपीटेशन होता है। जल्दी से, हाँ बिल्कुल लाजवाब। देखिएगा अभी न्यूलैंड्स ने क्या कहा था, न्यूलैंड्स के अनुसार 7 तत्वों के बाद, कितने बाद, 7 तत्वों के बाद, 7 तत्वों के बाद गुणधर्म, गुणधर्म क्या होते हैं, गुणधर्म में पुनरावर्तन होता है। This means we write that after the 7th elements, the properties of elements is repetition. Again repeat. After the 7th elements, the properties of elements is repeat. यानी कि 7 तत्वों के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है या नहीं। इसलिए न्यूलैंड्स ने इस प्रकार से इसको इस प्रकार से अरेंज किया। तो ये था हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है। अष्टक से याद रखो, ऑक्टेट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों 8। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स इन ए सीरीज 8 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, देन वी हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है द 8th एलिमेंट्स द प्रॉपर्टी हैव द सिमिलर, सो द 8th एलिमेंट इज अरेंज्ड द अंडर द फर्स्ट एलिमेंट, पहले के नीचे रख दिया हम लोगों ने। एंड उसने कहा, क्या कहा दूसरी लाइन, कि जो प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है कितने एलिमेंट्स के बाद में, आफ्टर द 7th एलिमेंट्स के बाद में रिपीटेशन होता है। ये हमारा था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। लेकिन अफसोस की बात कहूं या खुशी की बात कहूं या फिर मेरे प्यारे साथियों क्या बात कहूं मैं, कि जो ये न्यूलैंड्स था ये भी क्या नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है। जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं जल्दी से लिंक जो है अपने दोस्तों को शेयर करो जल्दी से। हाँ, इन्होंने क्या कहा कि भैया 7 तत्वों के बाद पुनरावर्तन होता है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि डोबेराइनर की थ्योरी भी कैल्शियम तक अप्लाई हुई थी, 20 तत्वों तक अप्लाई हुई थी, और ये जो हमारा न्यूलैंड्स का जो नियम है ये भी हमारा कहां तक अप्लाई होता है, ओनली फॉर, ये भी हमारा केवल और केवल कैल्शियम तक अप्लाई हो पाता है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द कैल्शियम एलिमेंट्स वी कांट एक्सप्लेन एंड वी कांट क्लासिफाई द ऑल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग दिस थ्योरी। और सभी तत्वों की हम लोग इसके अनुसार हम लोग क्या नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों, व्याख्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते और क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसलिए ये थ्योरी भी हम लोगों की क्या होगी, फेल होगी। लेकिन पढ़नी हमें पड़ेगी क्योंकि कुछ ना कुछ इसने मेहनत की है या नहीं है। मेहनत यूं ही हम लोगों की मेरे प्यारे साथियों बर्बाद नहीं जाएगी। आप भी मेहनत करो तो किसी न किसी दिन हम लोग अच्छे मुकाम पर हासिल होंगे, किसी मुकाम को जरूर हम लोग हासिल करेंगे मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, तो इन्होंने ये बातें बोली थी। अब इसी के साथ में अगर मैं इसकी 1-2 मेरे प्यारे साथियों लिमिटेशन बताना चाहूं, कमियां बताना चाहूं अगर मैं, है ना, तो ये लिखना साथ में मेरे अष्टक नियम की अगर हम लोग कमियां लिख रहे हैं कि इसकी क्या क्या कमी रही, क्या क्या इसकी लिमिट्स रही हैं, इस नियम की क्या क्या कमियां रही हैं। प्रश्न पूछा जाता है, राइट द 2 लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी ऑफ द न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की कोई 2 कमियां बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों के आएंगे हमारे, है या नहीं। तो कौन कौन सी कमियां थी देखिएगा जरा सामने। उसमें सबसे पहले बात आती है नंबर पहली कमी, इसने कहा था कि तत्वों का पुनरावर्तन रिपीटेशन कितनों के बाद होगा, 7 तत्वों के बाद रिपीटेशन होगा, है या नहीं। तो सबसे पहली कमी आ गई, क्या आ गई, आफ्टर कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। आफ्टर कैल्शियम एलिमेंट द प्रॉपर्टी is repeat after 18 element। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई 7 एलिमेंट्स के बाद में रिपीटेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें कैल्शियम के बाद में, कि कैल्शियम के बाद में जो प्रॉपर्टी का जो रिपीटेशन होता है, जो रिपीट होगी वो 18 तत्वों के बाद उसकी प्रॉपर्टी की क्या होती है, रिपीटेशन होता है। क्या ये बात बोली थी उसने, नहीं बात बोली। देखो उसने तो ये कहा था कि भैया 7 तत्वों के बाद पुनरावर्तन होता है, रिपीटेशन होता है। लेकिन कैल्शियम के बाद जो रिपीटेशन होने लगा, जो कैल्शियम के बाद जो गुण धर्मों की समानता दिखाई देने लगी मेरे प्यारे साथियों, वो 18 तत्वों के बाद दिखाई देने लगी। यानी कि 18 तत्वों के बाद रिपीटेशन वापस शुरू हुआ। तो ये तो थोड़ी बेकार हो गई।
अनसक्सेस हुई, है या नहीं? बेकार नहीं कह सकते हम इसे, इसको हम अनसक्सेस कह सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी के अनुसार या इस थ्योरी के अनुसार हम सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। कुछ हद तक हम लोग कैल्शियम तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी? सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी? सेकंड लिमिटेशन मेरे प्यारे साथियों इसकी ये है क्या है कि इस थ्योरी के अनुसार हम हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी हां, वी कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की पोजीशन को क्या नहीं कर सकते? समझा नहीं सकते। समझा नहीं सकते। दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी। एक बहुत बड़ी कमी है ये वाली। देखिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन आएगा। अगर पहले नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हाइड्रोजन की पोजीशन को ही एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, पहले एलिमेंट को ही आप क्लासिफाई नहीं कर रहे हो, देन हाउ दिस थ्योरी इज सक्सेस? तो ये कैसे थ्योरी सक्सेस हो पाएगी? तो ये दूसरी कमी, सबसे बड़ी कमी है इसकी, है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, दो सबसे बड़ी मेजर कमियां हैं इसकी। पहली कमी कौन सी है? पहली कमी हमने डिस्कस की कि नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया, आफ्टर द कैल्शियम एलिमेंट्स द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर 18 एलिमेंट, 18 तत्वों के बाद पुनरावर्तन होने लग जाता है। ये सबसे बड़ी कमी है। एंड सेकंड इज दैट, दूसरी कमी हमारी ये थी कि वी कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स बाय द ऑक्टेव थ्योरी ऑफ द न्यूलैंड्स। और इस न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार हम हाइड्रोजन की पोजीशन क्या नहीं कर सकते? एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये थी बात हमारी न्यूलैंड्स के बारे में। हाँ, न्यूलैंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमने डिस्कस कर ली है मेरे प्यारे साथियों, क्या डिस्कस कर लिया? डोबेरेनर हमने डिस्कस कर लिया, ऑक्टेव थ्योरी हमने डिस्कस कर ली कि ऑक्टेव थ्योरी में हम लोगों ने क्या बोला है। और नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेंडलीव थ्योरी। अब हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों मेंडलीव थ्योरी के बारे में। अब ये मेंडलीव बोलो या मेंडलीव बोलो, इसने क्या? अरे मेंडल नहीं, मेंडल अलग है। मेंडल तुम्हारा बायो में आएगा। मेंडल हमारा बायो में है, जिसने ये मटर के पौधे पर ना उस पर उसने स्टडी की थी। बट इसके अंदर हमारा ये मेंडलीव है, हमारा ध्यान रखना, वो अलग अलग है हमारा, है ना? अब ये क्या कह रहा है भैया? हमारा मेंडलीव ने अपनी थ्योरी में क्या बोला? ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इस थ्योरी को पढ़ा, इसके अनुसार हम लोग सभी तत्वों का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो वी कांट एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई बाय दिस थ्योरी, और इस थ्योरी के अनुसार भी नहीं कर सकते। अब हमारा मेरे प्यारे साथियों आएगा, कौन आएगा? ये आएगा हमारा मेंडल भैया आएगा हमारा। अब ये मेंडल भाई साहब क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से इसने अपना रूल दिया, एंड इस थ्योरी के अनुसार क्या हम सभी तत्वों को क्लासिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो जुड़े रहो मेरे प्यारे साथियों मेरे साथ में, और जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से उन लोगों को भी जोड़ लीजिए ताकि आगे हम लोग चल सकें। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट। इसी के साथ में हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हेडिंग डालिएगा मेंडलीव थ्योरी। मेंडलीव का सिद्धांत। आवर्त सिद्धांत। क्या कहता है ये? हाँ, पीरियोडिक थ्योरी ऑफ मेंडलीव। क्या कहता है ये भैया? और इसने अपनी थ्योरी के अंतर्गत किसको बेस माना और किसके बेस पर इसने क्लासिफाई करने की कोशिश की? सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक थ्योरी ऑफ द मेंडलीव। काफी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ शुरुआत करें, जुड़े रहो साथ में, काफी इंटरेस्टिंग है ये थ्योरी, हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, ये थ्योरी सक्सेस हो पाई या नहीं हो पाई वो हमारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट नंबर पहला अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? अगर मैं पॉइंट फर्स्ट लिखना चाहूं तो इसने एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए, लिखना मत, एक बार मेरे को एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। फॉर द क्लासिफिकेशन
for the classification of elements तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए इसने किसको बेस माना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारी, है या नहीं है। सो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, इस थ्योरी के अनुसार तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए हमने किसको बेस माना मेरे प्यारे साथियों, एटॉमिक मास को बेस, एटॉमिक मास को हमने बेस माना। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लेना हमें। तो मेंडलीफ ने क्या कहा, मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए, तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए, जी हाँ कईयों का कमेंट आए थे, हम लोग पिछले चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जल्दी हम लोग सोल्व करेंगे, जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो जरूर हम लोग सोल्व करेंगे, अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। और पेपर भी जल्दी ही होगा मेरे प्यारे साथियों आपका, उसका है ना, जल्दी ही आप लोगों का ये टेस्ट जो है वो आप लोगों को आरबीसी ऐप पर आप लोगों को डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप लोगों को टेस्ट एक दिन दे दीजिएगा। हाँ जी, तो मेंडलीफ ने क्या बोला, मेंडलीफ ने क्या कहा मेरे प्यारे साथियों, मेंडलीफ ने कहा कि तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स वी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेस पर हम लोग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, ये मेंडलीफ कह रहा है। एटॉमिक मास के आधार पर अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, इसके अनुसार तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण परमाणु, द्रव्यमान के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये बनता है कि मेंडलीफ ने किसके बेस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अपनी थ्योरी दी थी। तो याद रखना, मेंडलीफ ने तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए किसके बेस पर थ्योरी दी थी, तो याद रखना परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के बेस पर उसने थ्योरी दी। और उसने क्या बोला, उसने बोला मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला कि तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं, है या नहीं है, मैं लिखना चाहूंगा, क्या लिखना चाहूंगा, तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं, तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं, तत्वों के गुण धर्म किस पे निर्भर करते हैं, परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। ये इसने अपनी थ्योरी में बोला। The properties of the elements is depend on the atomic mass। हाँ जी, लिख सकते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं, the properties of elements is depend on atomic mass, on atomic mass। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने ये पॉइंट नंबर 1 लिखा, हमारा लिख लेना, ये पॉइंट नंबर 1 है हमारा। क्या रखा कि इसके अनुसार तत्वों को जो क्लासिफाई किया जाता है वो किसके बेस पे किया जाता है, एटॉमिक मास के बेस पर किया जाता है। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया नंबर 2 पॉइंट कि तत्वों के जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। आई अगेन रिपीट, क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। इसी के साथ में अगर मैं नेक्स्ट आगे चलना चाहूं, नंबर 2 हो गया ये हमारा। नंबर 3 अगर पॉइंट लिखना चाहे अपने मेरे प्यारे साथियों, नंबर 3 पॉइंट लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको स्टार लगा लेना, इसको स्टार लगा लेना, और इसको मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं ब्लैक कलर से, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा ध्यान देना इसको। इसने अपने नियम के अनुसार क्या बोला, तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अकॉर्डिंग टू this theory, according to this theory,
the properties of elements, the properties of elements is the periodic function of atomic mass। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। कल को अगर आप लोगों से पूछा जाए राइट द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव के आवर्त नियम को समझाओ, मेंडलीव के आवर्त नियम क्या कहता है, तो ये लाइन याद रखना मेरे प्यारे साथियों। मेंडलीव ने अपने नियम के अनुसार मेरे प्यारे साथियों तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए मेरे रसगुल्ले किसको बेस माना था? एटॉमिक मास को बेस माना। और तत्वों के गुणधर्म जो डिपेंड करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पे डिपेंड करते हैं। इसलिए इसने ये लाइन लही, क्या कही कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, जी हां मैं लिखना चाहूं तो जरूर लिखूंगा, तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार या फिर कह दीजिए आप द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द मेंडलीव थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान रखना। कल को अगर आप लोगों से पूछे राइट्स द मेंडलीव थ्योरी, तो आपको ये छोटी सी लाइन ये लिखनी होगी, अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव थ्योरी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। देखो मैं थोड़ा रेड मार्कर से आप लोगों को अंडरलाइन कर रहा हूं। आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्या मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन का? ये एफ है, ध्यान रखना, ये एफ है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? आवर्ती फलन का मतलब होता है डिपेंड करना। क्या होता है? डिपेंड करना। मतलब तत्वों के गुणधर्म किस पे डिपेंड करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पे डिपेंड करते हैं। या फिर मैं कहूं कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। दिस थ्योरी इज नोन एज पीरियोडिक थ्योरी ऑफ मेंडलीव। ये थ्योरी हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक थ्योरी है हमारी, है ही नहीं। आगे चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल Mendeleev was given the periodic टेबल। सबसे पहले सर्वप्रथम मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी। ये लाइन याद रखना। क्वेश्चन 2 पूछ रहा हूं आपसे। पहला क्वेश्चन आपका ये है मेरे को बताइए कि तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आया था? जल्दी से मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आया था? सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो मुझे मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्ले। जो मेरे रेगुलर क्लासेस ले रहा है तसल्ली के साथ में बेझिझक मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जुड़े रहना इस प्लेटफॉर्म पर। ये पूरा आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। जी हां, क्या कहा मैंने?
तत्वों को, हाँ डोबेराइनर, तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आया था? डोबेराइनर आया था हमारा। कौन आया था? डोबेराइनर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है अब हमारा क्या है कि तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने दी? देन हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों मेंडलीव। दोनों क्वेश्चन सिमिलर है लेकिन काफी दोनों के डिफरेंस है हमारा। पहला है कि तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए डोबेराइनर आया लेकिन उसने टेबल नहीं दी थी। और मेंडलीव की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले यह साइंटिस्ट था जिसने क्या दी? टेबल दी, जिसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी, है या नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई? हम आज जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की नहीं पढ़ते, वो पीरियोडिक टेबल हम किसी और व्यक्ति की पढ़ते हैं जो हमारी आगे डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन हमें याद रखना है कि मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी दी थी, ध्यान रखना है कि नहीं है। आइएगा देखते हैं इसकी आवर्त सारणी में क्या बातें करेंगे अपने। आ जाओ नंबर नेक्स्ट, इसी में चलते रहते हैं अपने। नंबर नेक्स्ट, अच्छा लिखना चाहो तो चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूं मैं। लीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कुछ बातें बोली इसने। हाँ, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या बातें बोली देखना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? मेंडलीव ने दी थी। अब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उस पीरियोडिक टेबल को कैसे दिया, किस प्रकार से रखा, कैसे बनाई, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे दोस्त, पीरियोडिक टेबल जो उसने दी थी उसने कुछ बातें हैं जो बातें हम लोगों को लिखनी है। नंबर पहली बात लिखेंगे अपने, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। इसकी आवर्त सारणी में, या फिर सीधा लिख दें हम, सारणी में तत्वों को दो प्रकार से रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, जब इसने क्लासिफिकेशन किया मेंडलीव ने, तो इसने जब क्लासिफिकेशन किया तो तत्वों को अरेंज करने के लिए कितने प्रकार से? दो प्रकार से अरेंज किए इसने। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू दिस टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टू टाइप्स। लिख लो मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो जो इंग्लिश वाले हैं, जल्दी से मैं जो बोलता जा रहा हूं लिखते रहना आप लोग। नंबर पहले इसने अपने टेबल में पहली बात क्या बोली? इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टू टाइप्स। तत्वों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया? तत्वों को दो प्रकार से व्यवस्थित किया। अरे रसगुल्ले, जो आप लोग जो बैठे हो, आप लोग तसल्ली के साथ में आप लोग साथ साथ में लिखते भी रहा करो, आप है ये नहीं? हाँ, मैं जल्दी से वो चैप्टर नंबर 1 के जो आप लोगों की जो कॉपीज है, जो नोट्स हैं वगैरह, है ना, वो मैं जल्दी ही पीडीएफ बना करके आप लोगों को आरबीएसई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल पा दूंगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन साथ में लिखते भी रहा करो आप। जी हाँ, तो इसने मेरे प्यारे साथियों तत्वों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया? इसकी टेबल में तत्वों को दो प्रकार से व्यवस्थित किया, दो प्रकार से रखा इसने। एक तो तत्वों को ऐसे रखा, यूं यूं, अरे यार इधर देखो, एक तो तत्वों को रखा यूं, ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे, और इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। एक तो मेरे प्यारे साथियों तत्वों को रखा क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा उसने, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल लाइन में रखा उसने एक, यूं। और इसके अलावा तत्वों को ऐसे भी रखा, ऐसे, ऊपर से नीचे, अरे ऊपर से नीचे ऐसे, यूं, ऐसे, वर्टिकल, ऐसे, वर्टिकल भी तत्वों को रखा उसने। वर्टिकल लाइन में भी उसने तत्वों को रखा, बोले तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, इधर क्लियर, ऊर्ध्वाधर रेखा में भी रखा। तो अभी हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि सारणी में तत्वों को दो प्रकार से रखा उसने, एक तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे, और एक
वर्टिकल फॉर्म में जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार से ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अप टू डाउन। तो तत्वों को दो प्रकार से रखा उसने, इस प्रकार से और इस प्रकार से। हाँ जी, एक छोटी सी लाइन है, ध्यान दीजिएगा। जिन तत्वों को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा ऐसे ऐसे, जिन तत्वों को इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा उसको उसने नाम दिया पीरियड। क्या नाम दिया? पीरियड। है या नहीं है? उसको उसने नाम दिया आवर्त। क्या नाम दिया मेरे रसगुल्ले? आवर्त। और जिन तत्वों को ऐसे वर्टिकल रखा, वर्टिकल ऐसे अप टू डाउन ऊर्ध्वाधर रेखा में रखा, उसको उसने नाम दिया ग्रुप। क्या नाम दिया? ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं समूह। तो प्रश्न, या फिर हम कह सकते हैं वर्ग, कुछ भी नाम लीजिए, वर्ग बोलो, समूह बोलो, फैमिली बोलो, है ना। तो इसने एलिमेंट्स को दो प्रकार से अरेंज किया, इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड इन द वर्टिकल फॉर्म। जिन तत्वों को ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा गया, इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा गया, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पीरियड, आवर्त बोलते हैं। और जिन तत्वों को ऐसे वर्टिकल लाइन में रखा जाता है, उन तत्वों को हमने क्या नाम दिया है? वर्ग। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कंसीडर किया जाता है कि आवर्त और वर्ग किसे कहते हैं। तो प्रश्न आप लोगों का आएगा तो बताते हुए कि द एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म दैट्स नोन एज पीरियड, एंड द एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन द वर्टिकल फॉर्म दैट्स नोन एज ग्रुप। है या नहीं? जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, जो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था आज की क्लास को। आज की क्लास को हम लोगों ने डिस्कस किया था, न्यूलैंड्स को मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन न्यूलैंड्स जो था मेरे प्यारे साथियों वो सक्सेस नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि न्यूलैंड्स ने कहा था कि 7 तत्वों के बाद रिपीटेशन होता है, लेकिन हमने डिस्कस किया कि नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी आते हैं जिसमें रिपीटेशन 18 तत्वों के बाद होने लग जाता है। तो सक्सेस नहीं हो पाई वो थ्योरी। और दूसरी सबसे बड़ी कमी थी न्यूलैंड्स की कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये दूसरी सबसे बड़ी कमी थी। इसलिए न्यूलैंड्स के बाद हम लोगों का तीसरा नियम था हमारा मेंडलीफ का आवर्त नियम, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक थ्योरी ऑफ द मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने अपनी थ्योरी में मेरे प्यारे साथियों किसको बेस माना? परमाणु भार को बेस माना। परमाणु भार के आधार पर उसने तत्वों को रखा और उसने कहा, क्या कहा कि तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास, and according to this theory we write that the properties of the element is the periodic function of the atomic mass. I again repeat, the properties of the elements is the periodic function of atomic mass. तत्वों के गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। फिर उसने मेरे प्यारे साथियों क्या कहा कि उसने कहा कि सबसे पहले जो टेबल दी गई थी वो टेबल किसके द्वारा दी गई थी? मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। है या नहीं? मेंडलीफ के द्वारा सबसे पहले ये टेबल दी गई थी। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लगभग ये हमारी 19वीं शताब्दी के अंदर दी थी, लगभग आई थिंक 1869 के आसपास इस टेबल को डिस्कवर किया गया था। और उसने अपनी आवर्त सारणी में क्या बात बोली? उसने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को दो प्रकार से अरेंज किया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? आवर्त, और वर्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया? वर्ग। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या मेंडलीफ अपने थ्योरी के अनुसार सभी तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए सक्सेस हो पाया या नहीं हो पाया। उसने अपनी टेबल जो बनाई थी वो किस प्रकार से बनाई थी, कैसे बनाई उसने अपनी टेबल को, और क्या वो सक्सेस हुआ तो कहां तक हुआ? क्या हम आज मेंडलीफ की टेबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? अगर आज हम लोग जो टेबल पढ़ते हैं क्या वही टेबल मेंडलीफ की है या किसी और की है या नहीं है? तो जुड़े रहना इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।